friends, good evening. Sorry for getting late for 7 minutes. See friends, good evening. Sorry for getting late for 7 minutes. Sometime due to technical problem, I am just waiting here. मैं यहाँ वेट कर रहा होता हूँ, मैं भी आप ही की तरह बेचैन होता हूँ। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि मैं बैठा हुआ हूँ, क्लास शो नहीं हो रहा, मैं भी बेचैन होता हूँ कि मेरा समय जा रहा, मैं फ्रेंड से मिल नहीं पा रहा। तो ऐसी कई बार नौबत आ जाती है ऑनलाइन वाले में। तो प्लीज आप लोग पेशेंस से बैठे रहिएगा। जैसा होगा हम इन्फॉर्मेशन करेंगे। कभी कोई मेजर फॉल्ट आ गया तो थोड़ा आप लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा। वैसे तो सब कुछ ठीक है। और आप लोगों ने अमेरिकी क्रांति पढ़ी होगी, लेकिन ध्यान रखना, मैंने जो आपको पीछे बताया हुआ है उस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री वाले हो, कुछ लोग ऐसे हो जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाले हो। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री में जुड़े हो, वो धीरे धीरे हमारे साथ आप ट्यून्ड अप होने की कोशिश करिए। ट्यून्ड अप होने की कोशिश इसलिए करिए क्योंकि मैं अकेला टॉपिक नहीं पढ़ाता और ना मैं आप लोगों को अकेला टॉपिक पढ़ने दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें फंसने का चांस होता है। और अगर आप कम पढ़ के ज्यादा प्रोडक्शन देना चाहते हो तो आप यही ध्यान रखना, हमेशा जिंदगी में इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलो। अगर सोशल साइंस पढ़ना है, यही सामाजिक विज्ञान पढ़ने की चाबी है जो मैं आपको दे रहा हूं। चलिए, हम लोगों ने क्या देखा कि एक समय था कि सामंतवाद चर्च ताकतवर था। सामंतवाद और चर्च को तोड़कर उसके कब्र से राजतंत्र निकला, उसी के कब्र से मध्यवर्ग निकला। अब इतिहास के इस मोड़ पर राजतंत्र और मध्यवर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा है, लेकिन राजतंत्र का अवसरवादिता देखो। एक समय था कि जब राजतंत्र को कुलीन वर्ग और चर्च से संघर्ष चल रहा था, तो उसने मध्यवर्ग की सहायता से कुचल दिया था कुलीन वर्ग और चर्च को। अब उनकी ताकत टूट चुकी थी, वो राजतंत्र के लिए खतरा नहीं थे और तीनों एक ही थैली के चट्टे पट्टे कुल मिलाकर बन गए। और फिर आप देखते हो कि राजतंत्र ने कुलीन वर्ग और चर्च का भी थोड़ा सा, क्योंकि देखो सबके हित एक से जुड़ते थे। अगर राजतंत्र की शक्ति, अगर राजतंत्र भी इस बात को समझता था कुलीन वर्ग और चर्च की शक्ति पूरी तरह टूट गई और मध्य वर्ग हावी हो गया, तो फिर मेरे भविष्य का संकट उपस्थित हो जाएगा। इसलिए उसने राजतंत्र और कुलीन वर्ग के जो बचे हुए भाग है उसको बचाए रखने का निर्णय लिया और बड़ी शिद्दत से उसने, राजतंत्र ने एक तरह से उनके साथ गठबंधन बना लिया। लेकिन मध्य वर्ग फिर भी नहीं हटा। मध्य वर्ग ने एक कोड ऑफ कंडक्ट रखा राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च के समक्ष कि आप अगर अपने आप को बदल सकते हो तो बदल लो, क्योंकि हम स्थिति को सहन नहीं करेंगे। एक तरह से यही प्रबोधन था। कोई आपसे एक सेंटेंस में पूछे प्रबोधन क्या है, तो ये मध्य वर्गीय विचारधारा है। तो प्रबोधन राजनीतिक क्षेत्र में संवैधानिक राजतंत्र का मॉडल रखता है, आर्थिक क्षेत्र में मुक्त अर्थव्यवस्था का मॉडल रखता है। वाणिज्यवाद और मुक्त अर्थव्यवस्था का मैं अंतर बता चुका हूं। माय स्टूडेंट्स, यू पीपल आर क्लियर। मैं मानकर चलता हूं कि वाणिज्यवाद नियंत्रित व्यापार की बात करता है, वो राजतंत्र के हाथों व्यापार को नियंत्रित करवाता है। और मुक्त अर्थव्यवस्था कहते हैं कि बाजार के अपने नियम होते हैं। एडम स्मिथ, बाजार का अपना अनुशासन होता है, बाजार के अपने नियमों से चलना है। वह नियम है मांग और पूर्ति के नियम, डिमांड और सप्लाई के नियम। तो इस प्रकार से मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति आई। सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति स्वतंत्रता की बात हुई। तो प्रबोधन एक तरह से राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च के लिए अल्टीमेटम था। अब इसका पहला बिगुल फूटा अमेरिका में, अमेरिकी महाद्वीप में, जहां 13 ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों ने विद्रोह किया अपने मातृ देश या महानगरीय राज्य के विरुद्ध। एक ही साथ ये कई चीज था, एक ही साथ ये स्वतंत्रता आंदोलन था, एक ही साथ ये एंटी कॉलोनियल यानी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था, और एक ही साथ ये मध्यवर्गीय आंदोलन था। और क्यों था, यह आगे सिद्ध करूंगा। फिलहाल मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एक बात बताई थी, मुझे लगता है कि आप लोग इस बात से वाकिफ हो गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि देखिए पहले अमेरिकी महाद्वीप को, और इसको देखिए, ये जो 13 उपनिवेश है ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में कुछ क्षेत्र पर फ्रांस का कब्जा है जो कनाडा है, कुछ क्षेत्र पर मेक्सिको का कब्जा है जो मेक्सिको का कब्जा आप देख रहे हो, ये सॉरी, कुछ पर आपको स्पेन का कब्जा है जो मेक्सिको है, और कुछ पर हॉलैंड का कब्जा है। और यह ब्रिटेन ने यानी पूर्वी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण तक अपने 13 उपनिवेश बसाए हैं। वो 13 स्वतंत्र उपनिवेश है, एक दूसरे से स्वतंत्र उपनिवेश है। ये कौन कौन है? न्यू हैम्पशायर है, न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वानिया है, ये सबका नाम लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैसाचुसेट्स है, देखो, रोडे आइलैंड है, कनेक्टिकट है, न्यू जर्सी है, डेलावारे है, मेरीलैंड है, वर्जीनिया है, बड़ा सा राज्य वर्जीनिया, और नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है, जॉर्जिया है। ये आपके पूरे हो गए उपनिवेश। अब देखिए, अब ये 13 उपनिवेश हैं और इन 13 उपनिवेशों से धीरे धीरे ये 13 उपनिवेश ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। तो जब अमेरिकी क्रांति करते हैं तो हमारा आशय ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों से होता है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक स्वतंत्रता आंदोलन था अथवा क्रांति थी। तो मुझे बताने से पहले जरा आप लोग बताओ कि आप लोगों ने अपने ढंग से पढ़ा है, उसमें आप इसे स्वतंत्रता आंदोलन मानते हो या क्रांति? मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग फास्टली हमारे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ये क्लास कम्युनिकेटिव रहे और आप लोग हमसे लिंक रहे। मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स, ये स्वतंत्रता आंदोलन है या क्रांति है? Just waiting for your answer. स्वतंत्रता आंदोलन है अथवा क्रांति? यही तो चूक हो गई आपसे। आप ब्रिलियंट लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा जो लिखित सामग्रियां भेजी जाती है, मैं आप लोगों पर कुछ छोड़ता कहां हूं। आप लोगों का काम तो केवल चलाना है। देखिए, सही है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम मातृ देश के विरुद्ध किसी उपनिवेश का प्रथम विद्रोह था तथा इस विद्रोह के पश्चात उसने स्वतंत्रता हासिल की। फिर भी सही है कि आगे घटित फ्रांस की क्रांति की तुलना में इस क्रांति के मध्य कम रेडिकल परिवर्तन हुए, परंतु इसे महज
स्वतंत्रता संग्राम कहना उचित नहीं है, तो किसने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में भी परिवर्तन लाया। अब देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन भी है, आपको कहना चाहिए था, जब मैंने आपको सवाल पूछा था तो और भी स्मार्ट आंसर आपको होना चाहिए था। हालांकि आपने क्रांति कही, बिल्कुल सही कही, गलत नहीं कहा आपने, लेकिन आपको कहना चाहिए था यह स्वतंत्रता आंदोलन भी है और क्रांति भी है। अब देखिए, मातृ देश के विरुद्ध उपनिवेश विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता अर्जित करता है, तो स्वतंत्रता आंदोलन तो है। और क्रांति इसलिए है कि जो क्रांति, अब क्रांति का क्राइटेरिया क्या होता है, मैं मॉडर्न हिस्ट्री में बता चुका हूं, मेंटली अलर्ट हो तुम लोग। जो मूलभूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन, जो मूलभूत परिवर्तन लाता है वो क्रांति है, जो मौलिक परिवर्तन को जन्म देता है वो क्रांति है। और ये चूंकि मूलभूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन भी लाता है, इसलिए क्रांति है। तो कुल मिला करते हुआ स्वतंत्रता आंदोलन भी और क्रांति भी, स्वतंत्रता आंदोलन भी और क्रांति भी। अब मेरा दूसरा सवाल है कि यह मध्यवर्गीय क्रांति से क्यों कहा गया, इसे व्हाई वाज इट। देखो, इतिहास के इस मोड़ पर तो मध्यवर्गीय क्रांति ला रहा है, अभी निम्न वर्ग दबा हुआ है। अमेरिकी क्रांति में निम्न वर्ग थोड़ा सा अवसर उठाएगा। और एक बात, मेरा एक प्रश्न का जवाब आपसे चाहिए कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, इन दोनों के लक्ष्य में अंतर। अब मैं ये चाहता हूं कि मध्य वर्ग और, लेकिन आप इतना लंबा कैसे लिख पाएंगे, यही मैं बेचैन होकर रह जाता हूं कि आपसे मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूं कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के अप्रोच में आपको अंतर लग रहा है, या अगर जैसे आप कहते हो मध्यवर्गीय क्रांति है, तो मध्यवर्गीय क्रांति के लिए दो शर्त पूरा होना है। इसके निम्नलिखित दो विशेषताएं दिखती है। जो मध्यवर्गीय क्रांति है उसकी दो विशेषताएं दिखती है जो इसे मध्यवर्गीय क्रांति के रूप में स्थापित करती है। प्रथम, इस क्रांति के मध्य नेतृत्व मध्यवर्ग के हाथों में रहा। जैसे मैं आपको यह बताना चाहता कि नेतृत्व, जब मध्यवर्ग, जैसे कहोगे मध्यवर्गीय क्रांति, तो दो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। एक क्राइटेरिया है कि नेतृत्व मध्यवर्ग के हाथों में होना चाहिए, और दूसरा, इस क्रांति के मध्य जो परिवर्तन हुए वह परिवर्तन मध्यवर्ग की आकांक्षा के अनुकूल होना चाहिए। मध्यवर्ग की आकांक्षा क्या है, मध्यवर्ग की आकांक्षा क्या थी, मध्यवर्ग क्या चाहता था, फटाफट टाइप करो तो मध्यवर्ग क्या चाहता था, मध्यवर्ग क्या चाहता था। मैं स्टूडेंट्स बी कम्युनिकेटिव, जरा फास्टली टाइप करिए तो मध्यवर्ग क्या चाहता था। आई एम जस्ट वेटिंग। फ्रीडम तो निम्न वर्ग भी चाहेगा, मध्य वर्ग चाहेगा संवैधानिक राजतंत्र, निम्न वर्ग चाहेगा प्रजातंत्र। और जानते हो मध्य वर्ग निम्न वर्ग को क्यों साथ नहीं लेना चाहता था? मध्य वर्ग चाहता था कि हम राजतंत्र से शक्ति, मेरी बात सुनना, मध्य वर्ग चाहेगा कि हम राजतंत्र से शक्ति छीन लें और हम अपने स्तर तक उस शक्ति को रखें, लेकिन मध्य वर्ग यह नहीं चाहेगा यह शक्ति हमसे नीचे निम्न वर्ग तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि मध्य वर्ग जानता है कि प्रजातंत्र आएगा तो मध्य वर्ग के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि प्रजातंत्र आएगा तो वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति को एक मत मिलेगा, और ऐसी स्थिति में जब सभी को मताधिकार मिल जाएगा प्रजातंत्र में, तो निम्न वर्ग की संख्या तो मध्य वर्ग से ज्यादा है, तो निम्न वर्ग मध्य वर्ग को आउटवोट कर देगा और मध्य वर्ग हो जाएगा अल्पसंख्यक, तो मध्य वर्ग सारा निर्णय निम्न वर्ग के अनुसार होने लगेगा। अब आप ही बताओ मध्य वर्ग ऐसा क्यों चाहेगा? इसलिए मध्य वर्ग, जो मध्यवर्गीय क्रांति उसकी आकांक्षा है संवैधानिक राजतंत्र, मध्य वर्ग की आकांक्षा है संवैधानिक राजतंत्र, मुक्त अर्थव्यवस्था और व्यक्ति की स्वतंत्रता। संवैधानिक राजतंत्र, मुक्त अर्थव्यवस्था और व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखो ये मध्यवर्गीय क्रांति है, दो शर्तों को पूरा कर रहा है। पहली शर्त क्या है कि इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं वो मध्य वर्ग की आकांक्षा के अनुकूल है, और दूसरी शर्त क्या है, सॉरी, पहली शर्त है कि नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में है, और दूसरी इसकी शर्त है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं वो मध्य वर्ग की आकांक्षा के अनुकूल है। अब अमेरिकी क्रांति का कारण, तो पहले मैंने शॉर्ट में डायग्राम में दे दिया, ब्रिटिश औपनिवेशिक हित एवं अमेरिकी लोगों के बीच टकराहट। अमेरिकी उपनिवेश में विभिन्न वर्गों का हित क्रांति से जुड़ा होना, विचारधारा का प्रभाव, संवैधानिक मतभेद, तात्कालिक कारण, ब्रिटिश वाणिज्यवाद के विरुद्ध अमेरिकी पूंजीवाद का विद्रोह। अब देखिए, पहला ब्रिटिश औपनिवेशिक हित और अमेरिकी लोगों के हित के बीच टकराहट होना चाहिए। लुई हैटर नामक विद्वान ने इसके पीछे आर्थिक कारक को महत्वपूर्ण माना है तथा उसने घोषित किया कि अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वाणिज्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद के बीच टकराहट का परिणाम था। वाणिज्यवाद अथवा वणिकवाद यह स्थापित करना चाहता है था कि उपनिवेश की अर्थव्यवस्था महानगरीय राज्य के आर्थिक हित के अधीन है। इसी सिद्धांत पर बल देते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा अमेरिकी उपनिवेश के संदर्भ में 17वीं सदी में कई नौ परिवहन कानून लाए गए थे। इस कानून के अनुसार, देखो अब ये इतना तो तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं तुमको अपनी भाषा में और शॉर्ट में समझा देता हूं, और जहां नहीं समझ में आएगा वहां तुम बताओगे, मैं बड़ी आसानी से समझा दूंगा। देखो एक टर्म है, टर्म क्या है बताता हूं। देखिए टर्म यह है कि पहला पॉइंट आपको है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हित,
अमेरिकी लोगों के हितों के बीच टकराहट, हितों के बीच टकराहट। ब्रिटिश औपनिवेशिक हित एवं अमेरिकी लोगों के हितों के बीच टकराहट, इनके हितों के बीच परस्पर टकराहट है। अब देखिए इसके बाद अगला आपको सेंटेंस मिला, एक विद्वान का नाम मिल गया है लुई हैकर। नाम याद रखिए, क्या प्रॉब्लम। लुई हैकर इसको एक आर्थिक विद्रोह मानता है, इसके पीछे आर्थिक कारण उतरता है। क्या? तो यह ब्रिटिश वाणिज्यवाद के विरुद्ध, ब्रिटिश वाणिज्यवाद के विरुद्ध अमेरिकी पूंजीवाद का विद्रोह है। तो जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हित है वो है वाणिज्यवाद। आप याद करिए, मैंने आपको वाणिज्यवाद पढ़ाया हुआ है, तो वाणिज्यवाद शब्द से आपको घबराना नहीं। वाणिज्यवाद क्या है? तो वाणिज्यवाद यह कहता है कि उपनिवेश का हित मातृ देश के हित के अधीन है और उपनिवेश से अपेक्षा करता है कि वह मातृ देश को कीमती धातु प्रदान करे, मातृ देश से कुछ वस्तुओं को खरीदे और मातृ देश को कच्चे माल भी प्रदान करे। मतलब उपनिवेश का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसको मातृ देश के हित में काम करना है। ये है वाणिज्यवाद का। वाणिज्यवाद का ही मैंने बताया था बुलियनवाद, कीमती धातुओं का संग्रह, निर्यात को अधिक करेगा और आयात को कम करेगा। तीसरा मैंने बताया था आर्थिक राष्ट्रवाद है, तो अधिक से अधिक उत्पादन पर बल देता है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और चौथा उसका है उपनिवेशवाद। तो ब्रिटिश वाणिज्यवाद के विरुद्ध ब्रिटिश पूंजीवाद का विद्रोह का मतलब हुआ कि आगे आपको मिला होगा नौ परिवहन कानून। ये नौ परिवहन कानून क्या है? यही तो वाणिज्यवादी नीति है। देखो अब ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश है, तो उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। उनके साथ ट्रीटमेंट ऐसा किया जा रहा है, उनको कहा गया, जो नौ परिवहन कानून जो 1651 में लाया गया, उस कानून में कहा गया कि ऐसा है कि आप जो अमेरिकी उपनिवेश है वह जो भी निर्यात और आयात करते हैं, मतलब कहीं से वो वस्तुएं खरीदते हैं कहीं बेचते हैं, तो वो वस्तुएं या तो अमेरिकी जहाज में ही या तो वो वस्तुएं ब्रिटिश जहाज में बेच जाने चाहिए या फिर अमेरिकी जहाज में जाने चाहिए, किसी तीसरे देश के जहाज में नहीं जानी चाहिए। हॉलैंड के जहाज में नहीं जानी चाहिए, फ्रेंच जहाज में नहीं जानी चाहिए, स्पेनिश जहाज में नहीं जानी चाहिए। मतलब वो पूरी तरह से चाहते थे कि हमारा नियंत्रण उस पर बना है। और एक शर्त और भी रखते, इतना ही नहीं, या तो आप ब्रिटिश जहाज में भेजिए और फिर आप ऐसे जहाज में भेजेंगे जहां 75% कर्मचारी कम से कम ब्रिटिश हो। अब आप ही बताइए, ऐसे तो पूरी अब तो हो गया ना नियंत्रण। यही है वाणिज्यवाद। अब वाणिज्यवाद में क्या होता है? ये टर्म वाणिज्यवाद का मतलब व्यापारवाद नहीं है, ये राजनीतिक हित है। एक देश का हित है भाई, हम आपकी इकोनॉमी को अपने ढंग से हम दोहन करेंगे। इतना ही नहीं, आगे और भी कई तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। अमेरिकी उपनिवेशों को कहा गया कि आप कुछ खास वस्तुएं केवल ब्रिटिश व्यापारियों के हाथों ही बेच सकते हैं, जिसे अन्य व्यापारियों के हाथों नहीं बेच सकते। इतना ही नहीं, अमेरिकी उपनिवेशों की मुद्रा प्रणाली कैसी होगी? अमेरिकी उपनिवेशों की मुद्रा प्रणाली कैसी होगी? अमेरिकी उपनिवेशों की उसके विनिमय प्रणाली कैसे, विनिमय एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा, दूसरे देश से कैसे वो मतलब अपने एक्सचेंज रेट डिसाइड करेगा, उसकी मुद्रा प्रणाली कैसी होगी, उसकी व्यापार नीति कैसी होगी, इन सबको ब्रिटेन अपने नियंत्रण में रखा। उनको उद्योग भी स्थापित करने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर उनका उद्योग स्थापित हो जाता तो फिर ब्रिटिश वस्तुओं को वो नहीं खरीदते। और आप जानते हो एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने किया, जैसे 13 उपनिवेश है तो 13 एक दूसरे स्वतंत्र है। जैसे देखो 13 उपनिवेश है, आप इसको ऐसे देखिए, जैसे भारत पर ब्रिटिश ने शासन किया था, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा, तो जिन क्षेत्रों को उनको जीतना था तो उनको तो एक ही उपनिवेश बना के शासन किया। आपको याद है, जैसे जैसे जीतते गए वो उनको उपनिवेश का हिस्सा बनता गया और एक ही उपनिवेश था उनका इंडिया। अब मान लो जिन देशों को नहीं जीता वहां पर अपना देशी राज्य रहे, वो बात दूसरी है, लेकिन ब्रिटिश इंडिया तो एक था। यहाँ ये नहीं है, यहाँ 13 अलग अलग उपनिवेश, ये सब अलग अलग उपनिवेश, भारत की तरह एक नहीं। सब में एक गवर्नर का पद अलग अलग सृजन है, सबको अलग अलग ब्रिटेन ने चार्टर दिया है। चार्टर का मतलब अधिकार पत्र। सब में अलग अलग गवर्नर है, सभी में अलग अलग गवर्नर है और सभी उपनिवेश में अपना लोकल विधानमंडल है, जिसमें कुछ कुलीनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लोकल विधानमंडल, और सभी में गवर्नर है और सभी को अलग अलग चार्टर दिया गया। 13 उपनिवेश है। जानते हो नियंत्रण की पराकाष्ठा बताता हूं आपको, सुनकर आश्चर्य होगा। अगर एक उपनिवेश यानी एक अमेरिकी जो बस्ती है वो दूसरी वस्तु को अपना प्रोडक्ट भेजता या उसे खरीदता, उसको भी कहते हैं विदेश व्यापार है और इस पर पहले ब्रिटेन को चुंगी दीजिए, फिर वस्तु इधर से उधर आदान प्रदान होगा। इतना नियंत्रण। चलिए ये हुआ ब्रिटिश वाणिज्यवाद। अमेरिकी पूंजीवाद का मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की, अमेरिकी उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था की दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति हो रही थी। उसकी इकोनॉमी में 4 गुना वृद्धि हुई थी। उसका अमेरिकी उपनिवेशों के अपने जो जहाज थे या नौ परिवहन थे वो डेवलप कर रहे थे, अपना जहाज रानी उनका डेवलप कर रहा था। लेकिन ये उपनिवेश थे, उनको अच्छी भली भांति यह बात प्रकट हो गई थी कि अगर हमें तरक्की करनी है तो ब्रिटेन को जाना होगा। हमें अगर तरक्की करनी है तो ब्रिटेन को जाना होगा, नहीं तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। जैसे
अमेरिकी उपनिवेशों का चरित्र भी बदलने लगा था। अब वो उपनिवेश नहीं गए, धीरे धीरे राष्ट्र का शक्ल ले रहे थे, उनमें सजगता बढ़ रही थी, जागृति बढ़ रही थी। जागृति बढ़ने की वजह थी, उसमें तो ब्रिटिश मूल के ही थे ना, कि ब्रिटेन से भागे हुए आए थे यहाँ उपनिवेश। हाँ, एक चीज मैंने आप लोगों को अभी नहीं बताया, ये मिस हो गया, इसको मैं पहले बता देता। खैर, इस पॉइंट को बताने दो, मैं इसको आप लोग ओके करना, तो फिर मैं अमेरिकी समाज कैसे था, उसके समाज में किस तरह की हालात थी उसको बता देंगे, फिर हम दूसरे पॉइंट पर बढ़ेंगे। थोड़ा सा मिस हो गया, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, और हम कोई भी कंफ्यूजन सहन नहीं कर सकते, आप लोगों को पूरा भी कंफ्यूजन नहीं हो, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चीजें। तो ये जो आप देख रहे हो, ये ब्रिटिश वाणिज्यवाद की नौ परिवहन कानून और नियंत्रण है। तो अमेरिकी पूंजीवाद का विद्रोह किया, अमेरिकी पूंजीवाद, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर रही है, अमेरिकी जहाजरानी कानून पर रहा, अमेरिका औद्योगिकरण के कगार पर है। इन अमेरिकी उपनिवेशों को लग रहा है जब तक ब्रिटेन यहाँ से जाएगा नहीं, तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती। तो ब्रिटिश और अमेरिकी हित के बीच सीधा टकराहट है। अब बताइए, क्रांति तो होनी ही थी, नंबर वन। नंबर टू, कि जब कोई घटना, जैसे कोई अमेरिकी क्रांति का कारण पूछे, तो एक कारण होता है आर्थिक भौतिक, तो बाकी कारण है वो आर्थिक भौतिक होता है। आर्थिक भौतिक कारण में होता है जैसे इकोनॉमिक कारण है, राजनीतिक, जो भी मतलब जो भी हित से संबंधित भौतिक कारणों से जुड़ा होता है, जिसमें आपके हित टकरा रहे हो, आर्थिक हित टकरा रहे हो, राजनीतिक हित टकरा रहे हो, ये सब हित टकरा रहे हो। लेकिन जो दूसरा जो फैक्टर होता है उसको कहते हैं वैचारिक विचारधारा। मतलब एक है कि परिस्थितियां इतनी खराब है कि आप रह नहीं सकते, दूसरा है कि आप एक ऐसी विचारधारा के प्रभाव में आ गए हो जो विचारधारा आपको प्रेरणा दे रही है विद्रोह करो, वो वैचारिक कारक होता है। ये आर्थिक कारक है, इसके साथ और भी राजनीतिक कारक, उस आर्थिक भौतिक में हम ले लेंगे, फिर वैचारिक कारक में लेंगे। देखिए, दोनों के अपने अपने महत्व है, लेकिन दोनों में अगर एक को किसी को चुनना होगा तो पहला महत्व हम आर्थिक भौतिक को ही देते हैं। जब कार्ल मार्क्स जैसा चिंतक आया तो उसने आर्थिक कारक को बहुत महत्व दिया, तो हम लोग पहला कारक आर्थिक भौतिक को ही देते हैं। तो ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध या ब्रिटिश वाणिज्यवाद के विरुद्ध अमेरिकी पूंजीवाद का विद्रोह था। तो मेरे विचार में यह पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। माया ना थोड़ा सा हिंट कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। अंकुर, आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। हाँ बोलो। कोई रीजन ऐसा नहीं था। 1602 में उन्होंने पहला उपनिवेश स्थापित किया, स्थापित करते थे तो उसको अलग चार्टर दे देते थे, मतलब वहां पर व्हाइट लोग जाके बसते थे, और वो व्हाइट लोग जो वहां बस जाते थे वो अपने आप को अलग रखना चाहते थे, तो वो अपना चार्टर दे दिया। फिर दूसरा बस्ती, फिर व्हाइट लोग दूसरे फेज में जाके बसाया, तो फिर वहां पर चार्टर दे दिया, मतलब वहां पर जो रेड इंडियंस है उसको लड़के उसको निष्कासित करके उसको हटा के अपनी बस्तियां बसाते थे। तो वहां पर उनका जो तरीका था वो तरीका अलग था। ये संजोग की बात है। ओके है, तो देखो, अरे आर्थिक भौतिक का मतलब है तुम्हारा आर्थिक कारक है, राजनीतिक कारक है, सामाजिक कारक है, सबको आर्थिक भौतिक में रख लो। जो मतलब ये भौतिक, जैसे तुमको रहने में, तुम्हारे खाने में दिक्कत हुई तो आर्थिक कारक है। अब आर्थिक भौतिक कारक का मतलब हुआ जैसे अब ब्रिटेन का आर्थिक हित को हानि हो रही है तो आर्थिक भौतिक कारक है। ब्रिटेन पर जबरन सॉरी ये इसको अमेरिका की आर्थिक भौतिक की हानि हो रही है तो आर्थिक भौतिक कारक है। वैचारिक कारक का मतलब हुआ एक नवीन विचारधारा के प्रभाव में विद्रोह किया। आर्थिक भौतिक कारक का मतलब आपको आर्थिक कष्ट हो रहा है इसलिए आप विद्रोह कर रहे हो। वैचारिक कारक का मतलब हुआ कि आप ऐसी विचारधारा के प्रभाव में आ गए कि विचारधारा के कारण आपने क्रांति किया, विद्रोह किया, मतलब विचारधारा आपको प्रेरणा दे रही। जहाज रानी कानून वाणिज्यवाद जो नीति कर रहा हूं उसी वाणिज्यवादी नीति का हिस्सा था रंजना। जो आप जहाज रानी कानून देखते हो वाणिज्यवादी नीति का ही पार्ट था। वाणिज्यवाद की नीति का उदाहरण है जहाज रानी कानून की। देखो ऐसे वाणिज्यवादी नीति लागू कर रहे हैं ब्रिटिश। पहले ये पूछो जो मैंने क्वेश्चन कहा है उसका जवाब पूछो ना, हाँ या ना समझे कि नहीं। इस पॉइंट के मैंने पूछा है उसी का आंसर आ रहा है, तुम पूछो, देखो तो सही, उसको देख के बताओ। ओके है, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पर चलने से पहले मैं एक काम कर देता हूं। ये अमेरिकी समाज है, तो अमेरिकी समाज में एक वर्ग नहीं है, कई वर्ग है। अमेरिकी समाज में कौन कौन सा वर्ग है देखो, जस्ट ये अमेरिकी समाज है। अब अमेरिकी समाज में कौन कौन से वर्ग है उनके बारे में बताता हूं। जैसे देखो, सबसे ऊपर है कुलीन वर्ग, कुलीन एवं भद्रजन। जानते हो भद्रजन को जेंट्री बोलते हैं। जेंट्री का मतलब जो हाई क्लास के लोग होते हैं। कुलीन तो नेचुरल कुलीन है, और जो भद्रजन है वो पैसे के बल पर कुलीनता को खरीद लिया है, मतलब उनका समाज में स्टेटस कुलीन की तरह है। जो बाद में कुलीन हुए वो भद्रजन है, और एक कुलीन है जो उनका साथ लगा हुआ है, तो ये है कुलीन सबसे ऊपर। इसके बाद है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में कौन कौन है पता है? बहुत सारे। मध्य वर्ग में है व्यापारी, व्यापारी के साथ तस्कर, तस्कर मतलब स्मगलर। मध्य वर्ग में है व्यापारी, तस्कर, छात्र एवं बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी, व्यापारी, तस्कर, छात्र एवं बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेता, छात्र एवं बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेता, ये सब सभी आ गए मध्य वर्ग में। और तीसरा है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में कौन है पता है? किसान एवं मिस्त्री। उसको मिस्त्री बोलते थे। मिस्त्री किसको बोलते हैं पता है? कारीगर को। कारीगर जिसको दस्तकार बोलते हो उसी को बोलते हैं मिस्त्री, कारीगर। किसान एवं
मिस्त्री है न्यूयॉर्क में। इसके अलावा कौन है पता है? दास है। दास में आपको आश्चर्य होगा, श्वेत लोग भी दास है, जो व्हाइट मैन है वो भी दास है। अब ये श्वेत दास कौन है पता है? जो लोग तो है यूरोपीय मूल के लेकिन गरीब हो गए बहुत ज्यादा और अपने आप को दास की तरह बेच दिया दूसरे की सेवा करने के, क्योंकि उनके पास पैसे की तंगी थी, तो वो हो गए व्हाइट दास। इसके अलावा अफ्रीका से, क्योंकि अमेरिका में आप देखते हो बागवानी खेती होती थी और बागवानी खेती को चलाने के लिए उतना लेबर अमेरिका में नहीं था, तो बागवानी खेती को चलाने के लिए बड़ी संख्या में दासों को हायर किया जाता था। तो दासों को वहां से जो लाते थे तो बागवानी खेती को कराने के लिए उनको वो अफ्रीकी दास थे। और एक बात पता है ना, जब यहाँ से व्हाइट लोग गए थे, मैंने आपको बताया, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका हो या उत्तरी अमेरिका है, तो उसके जो नेटिव लोग थे, वहां के जो देशी लोग थे, उन देशी लोगों को क्या कहा जाता था? वहां के देशी लोगों को कहा जाता था रेड इंडियंस। तो जब वो गए वहां, तो वहां के देशी लोगों को दबाया, सताया और गुलाम बना दिया। तो उनके जो देशी लोग थे वो देशी लोग गुलाम बन चुके थे। तो जिन देशी लोगों को गुलाम बनाया, बहुत सारे देशी लोग तो भाग गए रेड इंडियंस, तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो देशी लोग गुलाम बन गए वो भी दास थे। इसको कहते हैं अमेरिकी दास। तो अफ्रीकी दास भी है, अमेरिकी दास भी है और श्वेत दास भी है। तो देखो इतने में हमने बांट दिया, ऊपर कुलीन और भद्रजन, नीचे मध्य वर्ग में व्यापारी, तस्कर, स्मगलर, छात्र एवं बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेता, निम्न वर्ग में किसान और मिस्त्री अथवा कारीगर, दास में व्हाइट स्लेव्स यानी श्वेत दास, अफ्रीकी दास और अमेरिकी दास, अमेरिकी स्लेव्स। तो यही है अमेरिका का कॉन्फिगरेशन। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश और अमेरिकी उपनिवेश के हितों में टकराहट, ब्रिटिश उपनिवेशवाद और अमेरिकी उपनिवेशों के हितों में टकराहट, या ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति के विरुद्ध अमेरिकी पूंजीवाद का विद्रोह था। लुई हैकर का भी मैंने विचार बताया, पॉइंट फर्स्ट था। अब मैं आपको ले चलता हूं पॉइंट 2 में। अब ये तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है मैटर को बढ़िया से आपको पढ़ना है। अब देखिए, अब यहाँ पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है किन वर्गों का, इन वर्गों के हित क्रांति से जुड़ेंगे। किन वर्गों की, मतलब ये आप कर सकते हो, यहाँ पर टाइटल वर्ग, एग्जैक्ट टाइटल बता देता हूं कि आपका टाइटल अमेरिका में विभिन्न वर्गों के हित क्रांति से जुड़ा होगा, यानी विभिन्न वर्गों का हित क्रांति से, विभिन्न वर्गों का हित क्रांति से जुड़ा होगा। अब किसका हित क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो हमने आपको खैले भी आपको मैटर नहीं दिया है, बताता हूं। देखो, एक है व्यापारियों का हित क्रांति से जुड़ा हुआ है, जो अमेरिकी पूंजीपतियों का हित जुड़ा, उनको लगता है कि जब तक ब्रिटेन यहां से जाएगा नहीं, हम मुनाफा नहीं कमा सकते। तो व्यापारी वर्ग क्रांति चाहता है, अमेरिका से स्वतंत्र होना चाहता है, सॉरी ब्रिटेन से स्वतंत्र होना चाहता है। अच्छा, वहां के जो अमेरिकी लोग, इसमें जो देखो, अब इसमें अधिकांश जो व्हाइट लोग हैं, जैसे आपको मैंने अभी जो समाज का टेक्सचर बताया, देखो जैसे अभी समाज का जो मैंने टेक्सचर बताया, तो कुलीन और भद्रजन वो भी ब्रिटिश मूल के हैं, मध्य वर्ग के लोग भी ब्रिटिश मूल के हैं, निम्न वर्ग किसान और मिस्त्री भी आए ब्रिटेन से। आपको एक बात मैं अमेरिका के बारे में बताना चाहता हूँ। अमेरिका में जैसे ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश, उसमें तरह तरह के लोग हैं, उसको ध्यान करिए। कुछ व्यापारी हैं जो वहां आए अपना भाग आजमाने, क्योंकि वो प्रचुरताओं का महाद्वीप था, वहां रातों रात लोगों का भविष्य बदलता था, उनको लगता था हमारा भी भविष्य बदल जाएगा, तो ऐसे व्यापारी आए। तस्कर वहां इस अपॉर्चुनिटी में आए कि हम अटलांटिक महासागर में खुलकर तस्करी कर सकेंगे। फिर वहां पर आ गए, अब देखोगे छात्र बुद्धिजीवी अपने आ गए, बहुत उसी में से उनके बाल बच्चे छात्र बुद्धिजीवी बन गए। राजनीतिक नेता भी कुछ आ गए जो वहां पर अपनी स्वतंत्र रूप से सरकार बनना चाहते थे। अब निम्न वर्ग में किसान है, वो भूमि की खोज में अमेरिका में आ गए, भूमि की प्रचुरता थी, कारीगर भी अपने जीविकोपार्जन के लिए आ गए, और दास तो मजबूरी में दास बन गए, आप देखते हो। तो सभी लोग वहां से आए हुए थे, उसमें अधिकांश ब्रिटिश मूल के थे, और जो रेड इंडियंस थे तो दास बना दिए गए या भगा दिए गए, यही स्थिति। और दासों के आधार पर खेती वेती भी होती थी। इस तरह से तुम देखते हो कि बड़ा ही अजीब अमेरिकी समाज था। एक बात और भी है, जो बहुत सारे, जैसे कि आप तो ब्रिटेन में जो मैंने स्टुअर्ट वंश का शासन कहा था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने जेम्स फर्स्ट कहा था, उसके बाद चार्ल्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय में स्टुअर्ट वंश का शासन कहा था, पार्लियामेंट के साथ लड़ाई हुई थी, जो गौरवपूर्ण क्रांति मैंने आपको बताया था। तो मैं उसी अंदाज में आपको बोलना चाहता हूं कि एक्चुअली उस समय बहुत सारे, जब स्टुअर्ट वंश का शासन था, तो स्टुअर्ट वंश के शासक रोमन कैथोलिक थे, वो प्रोटेस्टेंटों को दबाते और सताते थे। तो ब्रिटेन से बहुत सारे प्रोटेस्टेंट, जैसे ब्रिटेन में जो प्रोटेस्टेंट थे उसको प्यूरिटन्स बोलते थे, बहुत सारे प्रोटेस्टेंट अमेरिका में भाग आए थे और वहां पर अपनी जान बचा के, वो भी अमेरिकी उपनिवेश में थे। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका ब्रिटेन का पेनल कॉलोनी था, जैसे अंडमान भारत का पेनल कॉलोनी था, उसी तरह अमेरिका ब्रिटेन का पेनल कॉलोनी था। अमेरिका ब्रिटेन का पेनल कॉलोनी था, दंड जैसे जो सजा याफ्ता मुजरिम होते थे उनको भी अमेरिकी महाद्वीप में भेजा जाता था। तो कुछ अपराधियों ने मिलकर दुनिया का इतना बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया, आपको आश्चर्य नहीं होता है? और इसीलिए अमेरिका में आपको वह सोफिस्टिकेशन नहीं मिलेगा जो यूरोप में मिलेगा। खैर एनीवे, पॉइंट नंबर 1 में मैंने ब्रिटिश वाणिज्यवाद के विरुद्ध अमेरिकी पूंजीवाद का विद्रोह बताया। पॉइंट नंबर 2 में मैंने बताया कि कौन कौन सा वर्ग क्रांति नहीं चाहता है। तो आपको मैटर में लिखा हुआ है कि अमेरिकी पूंजीपति वर्ग के लोग क्रांति चाहते थे, मतलब कौन कौन सा वर्ग क्रांति चाहता है। विभिन्न वर्गों का हित क्रांति से जुड़ा हुआ था। क्रांति इसलिए हुई कि विभिन्न वर्गों का हित जुड़ा हुआ था उस क्रांति से। दूसरा पॉइंट मैंने दिया, जैसे क्रांति चाहते थे अमेरिका के व्यापारी,
सॉरी हाँ अमेरिकी उपनिवेश के व्यापारी, क्योंकि वो उनका क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति का मतलब जो व्यापार में नियंत्रण होता था उससे असंतुष्ट थे। तस्कर भी चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि उनको लगता था खुलकर अटलांटिक महासागर में उनको तस्करी या स्मगलिंग करने का मौका नहीं मिलता है। छात्र और बुद्धिजीवी इसलिए क्रांति चाहते थे, इसलिए स्वतंत्रता चाहते थे कि वह प्रजातांत्रिक विचारों से प्रेरित थे। उनको लगता था कि ब्रिटिश सरकार हमें अनावश्यक रूप से दबा रही है। और नेक्स्ट अमेरिकी राजनेता भी क्रांति चाहते थे। क्यों? क्योंकि राजनेताओं को लगता था कि अगर ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश आजाद होगा तो फिर उनको लगता था कि हमें स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने का मौका मिलेगा। वो भी क्रांति चाहते थे क्योंकि वो स्वतंत्र सरकार स्थापित करना चाहते थे। तो राजनेता भी क्रांति चाहते थे। 1 2 3 4 4 पॉइंट मैंने क्लियरली दिया हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कंप्लीट नोट्स है आपका, आप इसको पचाते चलिए। फिर आपने तीसरा पॉइंट, उसके बाद इतना ही नहीं, 4 ही नहीं है, और भी पॉइंट्स आपको, जैसे मतलब वर्जीनिया के तंबाकू उत्पादक। अब वर्जीनिया मैं फिर एक बार मानचित्र पर दिखाऊंगा, आप लोग देख लोगे, बताओ वर्जीनिया को दिखाना है, आप लोग देख लोगे। देखो ये है वर्जीनिया, ये है आपका वर्जीनिया, ये बड़ा सा प्रोविंस है, आज भी चर्चा में होता है वर्जीनिया। तो वर्जीनिया में जो तंबाकू उत्पादक थे, वो तंबाकू उत्पादक भी स्वतंत्र होना, वो भी क्रांति चाहते थे। क्यों क्रांति चाहते थे? इनके साथ क्या प्रॉब्लम था पता है? तंबाकू का निर्यात करके बहुत मुनाफा कमाते थे, मतलब इनको मुनाफा होता था तंबाकू के निर्यात से। ये तंबाकू की खेती जितना कर सकती थी उतना तो लैंड का विस्तार उन्होंने कर दिया। अब ये चाहते थे और भी पूरब की तरफ विस्तार करें, सॉरी पश्चिम की तरफ, नॉट पूरब, उल्टा बोल गए, पश्चिम लेफ्ट हैंड, और पश्चिम की तरफ विस्तार करें। लेकिन जानते हो पश्चिम की तरफ विस्तार करने में ब्रिटिश सरकार ही बाधा उपस्थित कर रही थी। ब्रिटिश सरकार कह रही थी कि नहीं आप विस्तार मत करिए। तो क्यों? तो तर्क दे रही थी कि वहां पर रेड इंडियंस देसी लोग हैं, आप विस्तार करेंगे तो देसी लोगों को विस्थापित करेंगे। कितना है तो आप अगर विस्तार करेंगे तो देसी लोगों को विस्थापित करेंगे तो देसी लोगों से संघर्ष होगा, अनावश्यक यहाँ पर कमोशन होगा, इसलिए आप यहीं रुकिए, अब आप और अधिक विस्तार मत करिए। तो उनका कहना है कि आप और अधिक विस्तार मत करिए। ये किसका कहना है? तो ब्रिटिश सरकार का कहना है। लेकिन इसके पीछे उनका अपना एक अलग स्वार्थ था। स्वार्थ ये है कि देखो ये जो जमीन थी, ये जमीन किसान जोतते थे, लेकिन इस जमीन के जो मालिक थे वो ब्रिटेन में बैठे हुए कुलीन होते थे। यहाँ से उनको एक तरह से फायदा होता था कि जमीन के बदले उनको थोड़ा रेंट मिलता था। तो उनका जो ब्रिटिश जो कुलीन थे उनको डर यह था कि अगर इनको हम पश्चिम की तरफ विस्तार करने देंगे तो नई जमीन पर कब्जा कर लेंगे और उसके मालिक खुद बन जाएंगे, इस जमीन को खाली कर देंगे। इस जमीन को खाली कर देंगे तो जो थोड़ा बहुत रेंट हमको मिलता है वो रेंट मिलना बंद। इसीलिए वो चाहते थे कि नहीं पश्चिम की तरफ विस्तार नहीं हो। तो वर्जीनिया के तंबाकू उत्पादक को लगता था कि हम तंबाकू की तो जी भर कर खेती कर ही नहीं पाएंगे जब तक हम यहाँ से ब्रिटिश लोगों को भगा न दें। तो वो चाहते थे कि चलो हम ब्रिटिश लोगों को यहाँ भगा देते हैं ताकि हम जी भर कर खेती कर सके तंबाकू की। सो दैट इज द फैक्टर। तो ये फैक्टर के रूप में आपका काम कर रहा है। आप देखिए तो अब फिर मैं उस पॉइंट पर ला देता हूं। तो वर्जीनिया के तंबाकू उत्पादक है वो भी चाहते थे कि क्रांति हो, और वर्जीनिया के तंबाकू, अब देखो एक भी आपको यह भी देखना है, कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्रांति नहीं चाहते थे। हालांकि आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताता हूं। बॉस्टन में एक बार क्वेश्चन पूछा था, शॉर्ट नोट में पूछा था कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पर बोस्टन, फिलाडेल्फिया, मैसाचुसेट्स, माने बोस्टन, फिलाडेल्फिया, मैसाचुसेट्स एवं अन्य स्थानों पर आनंद ध्वनि करने, तोप और बंदूक दागने तथा गिरजाघर में घंटे बजाने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, परंतु कुछ लोग ऐसे थे जो खुश नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुश नहीं थे। भाई कौन लोग खुश नहीं थे क्रांति से? तो कुलीन वर्ग के लोग खुश नहीं थे। कुलीनों को लगता था कि विधानमंडल में भी हमारी उपस्थिति है, वहां हमारे बहुत सारे विशेषाधिकार अमेरिकी कॉलोनीज में है। कुलीनों को लगता था, और कुलीनों को लगता था कि अगर कल को ब्रिटिश सरकार यहां से चली जाएगी और उनको अगर भगा देंगे ये लोग, तो चूंकि क्रांति मध्यवर्गीय है तो मध्यवर्ग हमारे सारे विशेषाधिकारों को समाप्त कर देंगे, तो उनका पूरा भविष्य ब्रिटिश के साथ था। इसलिए वो क्रांति नहीं चाहते थे। बल्कि आपको पता चलना चाहिए कि जब क्रांति घटित हुई तो 80,000 कुलीनों ने ब्रिटिश अमेरिका को छोड़ दिया और 80,000 कुलीन कनाडा की तरफ पलायन कर गए। यह हाल रहा, 80,000 कुलीन कनाडा की ओर पलायन कर गए। ये था उनका। तो ये नहीं चाहते थे। और कौन नहीं चाहते थे? रेड इंडियंस नहीं चाहते थे। रेड इंडियंस को लगता था कि अगर थोड़ी बहुत सुरक्षा हमें मिल रही है तो ब्रिटिश सरकार ही हमें सुरक्षा दे रही है। अगर ब्रिटिश सरकार यहाँ से चला जाए तो पता नहीं जो सेटलर्स लोग हैं, ये लोग जो ब्रिटिश अमेरिकी लोग हैं जो यहाँ पर बसे हुए लोग हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या करें। पर एक चीज और, मध्य अमेरिकी क्षेत्र है उसके किसान भी क्रांति नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको भी लगता था कि पता नहीं, उनके बारे में एक सेंटेंस आपको मिला होगा कि वो अमेरिका की उथल पुथल यानी वो भविष्य की अनिश्चितता से डरते थे। उनको लगता था पता नहीं भविष्य में जो नई व्यवस्था कायम होगी उसमें कौन होगा, कैसे चलाएगा, उसका स्वरूप क्या होगा, कहीं हम फंस न जाए। तो भविष्य में आने वाले उथल पुथल और अनिश्चितता से भयभीत थे। तो ये सब क्रांति नहीं चाहते थे। तो कुछ लोग क्रांति चाहते थे और कुछ लोग क्रांति नहीं चाहते थे। तो मुझे लगता है कौन लोग क्रांति चाहते थे और कौन लोग क्रांति नहीं चाहते थे ये दोनों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो, आप लोग ओके हो, ओके करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। अंकुर पूछो मेरे स्टूडेंट से क्या सिचुएशन है इनका। लेट द क्लास बी कम्युनिकेटिव। आप लोग एकदम हमारे साथ कम्युनिकेट करिए और हम विजुअलाइज करते हैं कि आप लोग सामने बैठे हुए हैं। अंकुर क्या सिचुएशन है?
ओके मैम। हाँ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों, तुम लोग या तो तुम लोग साइट पर डेली नहीं रहते हो, या मुझे लगता है कभी क्लास छोड़ देते हो, या लेट से ज्वाइन किए हो, क्या है आई डोंट नो। मैंने पहले ही बताया था, फिर एक बार शांतचित होकर सुन लो। एक्चुअली कोलंबस जिसने अमेरिका का पता लगाया, तो कोलंबस जब तो लैटिन अमेरिका का पता लगाया था, कोलंबस तो अमेरिकी महाद्वीप के बारे में कुछ जानता नहीं था, कोई नहीं जानता था। अमेरिका की तो एक्सीडेंटली खोज हुई है, मैंने आपको बताया था। ये जो भौगोलिक खोज शुरू हो रही थी किस देश के लिए हो रही थी, किस क्षेत्र के लिए, तो भारत की तरफ मार्ग की खोज हो रही थी, जो दुनिया के पतन के बाद इधर का मार्ग अवरुद्ध हो गया था, तो बोल रहे हैं। इसी क्रम में जो कोलंबस यहां से गया, और कोलंबस ने जब अमेरिका का पहुंचा, उसको गलतफहमी हो गई कि हम इंडिया के पूर्वी भाग में पहुंचे, तो वो समझा हमने इंडिया को खोज लिया। अब बताओ, इसी गलतफहमी में कोलंबस बड़ा है कि उसने इंडिया को खोज लिया, और वो पहुंच गया था एक दूसरे मुल्क में। वहां के जो लोग थे, क्योंकि उसको लगा कि हम इंडिया को खोज लिया, उसको कहना शुरू कर दिया इंडियंस, तो इंडियंस कहना शुरू कर दिया, तो हो गया। वो चूंकि इंडियन से थोड़ा ज्यादा काले थे, तो वो कहना शुरू कर दिया रेड इंडियंस, क्योंकि ज्यादा डार्क थे वो इंडियंस की तुलना में, रेड इंडियंस, तो रेड इंडियंस ही नाम पड़ गया। अब तुम फिर यही प्रश्न सवाल कर रहे हो, तो मैंने पहली क्लास में क्लियर किया था तुम लोगों को, जो अमेरिका के बारे में, अमेरिकी महाद्वीप के बारे में बता रहा था। मैं तो इसमें कुछ और एक क्रिटिकल आइडिया देना चाहता था, लेकिन तुम लोग तो बेसिक पर ही रह जाते हो। मैं तो तुम लोगों को बहुत इनलाइटेड बनाना चाहता हूँ। एक ऑथर है, एक मिनट, एक ऑथर है, उसका नाम है महमूदानी। उन्होंने बड़ा एक अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा एक तरह से अमेरिकी लोगों को रेड इंडियंस नाम देकर उनके पोजीशन को अवैध कर दिया। अवैध करने का मतलब है कि अपने ही देश में उनको इंडियन कह दिया, मतलब उनका मुल्क भी नहीं, मतलब वो अमेरिकन है, उनको इंडियंस कहा जा रहा है, अपने मुल्क में उनको बेगाना बनाया जा रहा है। बड़ा क्रिटिकल एक ऑथर ने इस बात को कही, आप लोग भी ध्यान रखना। हाँ अंकुरा बोलो। जूही, क्यों आप इतना बेचैन हो रहे हो जूही? अभी तो मैंने भौतिक आर्थिक कारक एक कारक बताया, फिर दूसरा कारक मैंने बताया, अब तीसरा कारक कहाँ आने वाला हूं, जैसे यही तो विचारधारा का प्रभाव तीसरा कारक में आने वाला हूं। तो आप मुझे अपने कोर्स में काम करने दो, पीछे जो मैं आपसे पूछूं उसमें आप सवाल करो, आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें सवाल करके आप अपना और हमारा समय सिर्फ नष्ट करोगे। आपको जो मैं बता दूंगा तो शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अब देखो, यह है कि कुछ विद्वान इस क्रांति के लिए वैचारिक, संवैधानिक आदि कारकों को कहीं अधिक प्रभावी मानते हैं। वैचारिक मतलब विचारधारा की भूमिका। जैसे आप प्रबोधन नहीं देखते, तो प्रबोधन में देखते हो उसमें जो थिंकर्स थे, तो उसमें के थिंकर्स में आपने वॉल्टेयर का नाम सुना, मॉन्टेस्क्यू का नाम सुना, आपने रूसो का नाम सुना। ये सब क्या है, इनके जो विचार है वही तो विचारधारा की भूमिका होती है। तो बहुत ही बेसिक टर्म होता है विचारधारा की भूमिका। तो यहाँ पर देखो कि कुछ विद्वान इस क्रांति के लिए वैचारिक, संवैधानिक आदि कारकों को कहीं अधिक प्रभावी मानते हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी लोगों का आर्थिक शोषण दीर्घकाल से हो रहा था, परंतु 1770 के दशक में आकर वो विद्रोह के लिए उतारू हो गए। इस तथ्य की व्याख्या विचारधारा के संदर्भ में की जा सकती है। अमेरिकी बुद्धिजीवियों पर यूरोपीय प्रबोधन का गहरा प्रभाव रहा था। प्रबोधन के प्रभाव में उनमें वाणिज्यवाद के प्रति विद्रोह और मानव तथा व्यक्ति के अधिकारों के प्रति सजगता, बता दूंगा तो शीशे की तरह साफ हो जाएगा। देखो, यह है कि कुछ विद्वान इस क्रांति के लिए वैचारिक, संवैधानिक आदि कारकों को कहीं अधिक प्रभावी मानते हैं। वैचारिक मतलब विचारधारा की भूमिका। जैसे आप प्रबोधन में देखते हो, तो प्रबोधन में देखते हो उसमें जो थिंकर्स थे, तो उसमें के थिंकर्स में आपने वॉल्टेयर का नाम सुना, मॉन्टेस्क्यू का नाम सुना, आपने रूसो का नाम सुना। ये सब क्या है, इनकी जो विचार है वही तो विचारधारा की भूमिका होती है। तो बहुत ही बेसिक टर्म होता है विचारधारा की भूमिका। तो यहाँ पर देखो कि कुछ विद्वान इस क्रांति के लिए वैचारिक, संवैधानिक आदि कारकों को कहीं अधिक प्रभावी मानते हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी लोगों का आर्थिक शोषण दीर्घकाल से हो रहा था, परंतु 1770 के दशक में आकर वो विद्रोह के लिए उतारू हो गए। इस तथ्य की व्याख्या विचारधारा के संदर्भ में की जा सकती है। अमेरिकी बुद्धिजीवियों पर यूरोपीय प्रबोधन का गहरा प्रभाव रहा था। प्रबोधन के प्रभाव में उनमें वाणिज्यवाद के प्रति विद्रोह और मानव तथा व्यक्ति के अधिकारों के प्रति सजगता बढ़ गई। कम से कम दो अमेरिकी बुद्धिजीवी, बेंजामिन फ्रैंकलिन एवं थॉमस जेफरसन, देखो ये दो ऐसे अमेरिकी बुद्धिजीवी हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन एवं थॉमस जेफरसन ने तो यूरोप की यात्रा भी की थी। मतलब ये दो विद्वान ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने यूरोप की यात्रा की। इतनी यूरोप के प्रबोधन से प्रभावित थे, अमेरिकी लोगों पर यूरोपीय प्रबोधन का प्रभाव था। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो कई लोग ऐसे थे जो इनका विचार यूरोपीय प्रबोधन का, जैसे यूरोपीय विचारक थे, उनका गहरा प्रभाव अमेरिकी बुद्धिजीवियों पर था। इतना तक कि बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस जेफरसन ये अमेरिकी विद्वान थे जिन्होंने यूरोप की यात्रा कर ली। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग उसमें से विचारधारा की बात करते हो। देखो, तुम यहाँ छोड़ो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाओ। आप तो देख रहे हो कि ब्रिटिश जब उपनिवेशवाद भारत में स्थापित हुआ तो शोषण हुआ, किसानों का शोषण हुआ, जनजातियों का शोषण हुआ, बहुत सारे वर्गों का शोषण हुआ। वो विद्रोह भी करते थे, उनके पास कोई सम्यक विचार नहीं होता था, एकदम प्याली के तूफान की तरह उठे थे। कभी मुंडा विद्रोह, कभी संथाल विद्रोह, कभी दक्कन के दंगे, तो छेड़ते थे, उनके पास कोई विचारधारा का सपोर्ट नहीं होता था। लेकिन आप याद करो, पश्चिम की जो उदारवादी विचारधारा का भारतीय बुद्धिजीवियों पर प्रभाव पड़ा, तो कैसे आंदोलन का पूरा रुख बदल गया और आधुनिक राष्ट्रवाद आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता कि जैसे अगर विचारधारा का सपोर्ट ना हो तो फिर क्रांति नहीं होगी, विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह में न कोई योजना होगी, न कोई कार्यक्रम होगा, न कोई स्पष्ट दृष्टिकोण होगा। और जब खास विचारधारा के संपर्क में लोग आ जाता है, देखो
विचारधारा का भी अहम योगदान होता है। परिस्थितियां तो आर्थिक भौतिक कारक निर्मित करती है, लेकिन जो विचारधारा होती है वो एक विद्रोह को क्रांति बना देती है, वो उसको एक नवीन दिशा दे देती है। जो ही आप समझ गए या बाकी हमारे स्टूडेंट समझ गए कि नहीं, ओके करो या नहीं करो, अब जैसा आपको उचित लगता है। अभी जो मैंने आपको बताया, अब आपको विचारधारा की भूमिका समझ में आया या कोई दिक्कत है तो मैं फर्दर हेल्प करूं। अंकुर पूछिए। ओके, विचारधारा है वो हमेशा एक विद्रोह को क्रांति बनाती है। अब आगे भी मैं इसका उदाहरण दूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। एक तीसरा ये हो गया। चौथा देखो संवैधानिक मतभेद। अब ये थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट आपके लिए पड़ सकता है, वैसे आपको नहीं पड़ेगा। आपको संवैधानिक साक्षरता तो है ना, आप संविधानवाद को समझ रहे हो। तो ब्रिटिश और अमेरिकी संविधान का अंतर आप में से कितने लोग समझ रहे हो? आप ब्रिटिश और अमेरिकी संविधान का अंतर समझ रहे हो? प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। मैंने फिर एक दूसरा क्वेश्चन किया कि क्या आप ब्रिटिश और अमेरिकी संविधान का अंतर समझ रहे हो? आंसर माई क्वेश्चन। समझ रहे हो? तब मेरा काम कुछ आसान हो जाएगा। देखिए, देखो मैं इसका अंतर समझा रहा हूं आपको। देखिए, आप मान के चलिए यह है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान इसको ऐसे समझिए, इसको आप मान के चलिए यह है ब्रिटिश संविधान। ओके, तो ब्रिटिश संविधान में विधानमंडल, तो विधानमंडल में वैसे तो 2 सदन है, लेकिन मैं बात करता हूं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में तो दोनों सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। ये मुझे लगता है देखने में आपको दिक्कत है, छोटा ही कर देता हूं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स 2 सदन है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप लोग कम से कम अब पार्लियामेंट ही तो समझिए। तो देखो, ब्रिटेन की पूरी आस्था, जैसे सरकार के 3 निकाय। अब एक है कार्यपालिका, ओके। अब सरकार के 3 निकाय, तो ब्रिटिश लोगों के लिए सरकार का सबसे मजबूत निकाय पार्लियामेंट का अभी भी ब्रिटिश लोगों की अपार आस्था उनके पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को सर्वाधिक विवेकशील मानते हैं। कहते हैं कि पार्लियामेंट कभी गलती कर ही नहीं सकता, बहुत विवेकशील होता है। पार्लियामेंट के हाथ में उन्होंने हमारी पूरी, मतलब अपने लोगों की पूरी गर्दन दी हुई। वो कहते हैं पार्लियामेंट गलती नहीं कर सकता, पार्लियामेंट लोक का प्रतिनिधि संस्था है, वो गलती नहीं कर सकता, सारी संस्थाएं उसके अधीन। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है, आइवर जेनिंग्स या किसी या हेरोल्ड लॉस्की ने, किसी ने, पॉलिटिकल थिंकर ने कहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है सिवा पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने की। अब तुमको लगता है वो भी कर दी आज के बायोटेक के युग में। तो मतलब यह है कि इतना पावरफुल है। कार्यपालिका भी निकलती है पार्लियामेंट से, कार्यपालिका के मेंबर्स आवश्यक रूप से पार्लियामेंट के मेंबर्स हों, और न्यायपालिका भी पार्लियामेंट से बनती है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो उच्च सदन है, उसी में फिर भी काउंसिल है, वही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का काम करता है। वहां पर क्या है? डिफ्यूजन ऑफ पावर। पार्लियामेंट में ब्रिटेन में सब कुछ मौलिक अधिकार है, ब्रिटेन में मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार किस काम का भाई? पार्लियामेंट साधारण बहुमत से परिवर्तन ला सकती है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो मोनार्की को समाप्त कर सकती है साधारण बहुमत से, पार्लियामेंट चाहे तो साधारण बहुमत से कुछ भी कर सकती है। इतना पावर आपने पार्लियामेंट को दिया हुआ है। तो ब्रिटिश लोग मानते थे कि पार्लियामेंट विवेकशील है, विवेकशील समझते हैं, बहुत समझदार है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता, इसलिए हम उसके पास पूरी शक्ति सौंपते हैं पार्लियामेंट। अमेरिकी लोगों का विचार आता है, अमेरिकी लोग कहते हैं, अमेरिकी उपनिवेश, यहाँ के लोगों का कहना था। अब इनकी मानसिकता देखो, ये अपने मतलब ब्रिटेन से हजारों कोस दूर, हजारों मील दूर स्वतंत्र वातावरण में रही और पली और बढ़ी, और इन्होंने एक बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग, क्या कह सकते हो कि हॉरिफिकली इन्होंने इंडिविजुअल स्वतंत्रता पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह बिल्कुल समर्पित है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करना चाहते। इनका बल है प्राकृतिक अधिकार पर, मानव के प्राकृतिक अधिकारों पर। उसने कहा प्राकृतिक अधिकार से क्या मतलब है? नेचुरल राइट्स। उनका कहना है कि मानव के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं, वो पैदा होते ही उसको मिल जाते हैं, अब उन अधिकारों में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। इतना तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भी नहीं, कोई भी नहीं, वो जन्मजात है हमारे, हम उसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो अमेरिकी लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति इतने समर्पित है कि उन्हें मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा को अपनाते हुए शक्ति पृथक्करण की अवधारणा पर बल दी। वो है कांग्रेस। वहां उनका जो, अभी मैं नहीं आगे बताऊंगा, जो संविधान बनाया तो संविधान में उनका कांग्रेस है विधानमंडल। उन्होंने विधानमंडल, कार्यपालिका
कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को अलग करके सेपरेट कर दिया। जब मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण कहा था, न्यायपालिका तीनों को अलग कर देंगे, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को की रक्षा, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए तीनों निकायों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। इनकी संवैधानिक दृष्टि अलग है। ब्रिटिश लोग अमेरिकी लोगों से कहते हैं कि आप हमारे पार्लियामेंट को सम्मान करिए और पावरफुल बॉडी है, तो अमेरिकी लोग कहते हैं हमारे प्राकृतिक अधिकारों को आप सम्मान करिए, क्योंकि मानव को जन्मजात कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले हैं, उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, इतना तक कि पार्लियामेंट में। और इनका नजरिया देखो, दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग अलग। तो यही एक संवैधानिक, मुझे लगता है बच्चों में कंफर्म कि आप लोग जितने ब्रिलियंट हो आप समझ गए होंगे कि संवैधानिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। ओके जा रहा है? ओके हो? अब आते हैं तात्कालिक कारण पर। देखिए, अब देखिए मैं एक कहानी बताता हूं, आप लोग को सुनना पड़ेगा जिज्ञासा से, और दिमाग को जब तक मेरा क्लास चलता है आपको पूरी तरह से, क्योंकि देखो आप वैसे भी क्लास का ड्यूरेशन तो आप लोगों का तकरीबन एक घंटे 20 मिनट है। 1 घंटे 20 मिनट मतलब का है, मतलब का हुआ टोटल, आप ये मानकर चलिए कि आपको, सॉरी 1 घंटे 20 मिनट नहीं, टोटल आपके 1 घंटे 20 मिनट है ना, तो 80 मिनट है। 80 मिनट आपको पूरा अटेंशन हमें देना पड़ेगा, उसमें मैं कोई भी चाहता हूं कि डाइवर्जन आपके दिमाग में ना हो। देखो ब्रिटेन में क्या है कि मोनार्क था, जैसे आज आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जानते होंगे, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आज क्या है? तो आज ये है एक राजतंत्र है, इसको किंग बोलते हो। अभी आप जान ही रहे हो कि चार्ल्स थर्ड का सिंहासनारोहण हुआ है बड़े धूमधाम से, 220 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी पर या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो ये किंग है, और इसके नीचे अब यहाँ पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में 2 सदन है। एक उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और एक निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। अब ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें जो बहुमत दल का नेता है, बहुमत दल का नेता वो मंत्रिमंडल का गठन करता। ओके, लेकिन मैं स्टूडेंट्स हाउस ऑफ लॉर्ड से भी मंत्री आ सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि जो आज ब्रिटिश संविधान आप देख रहे हो, और कह रहे हो कि हम ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल पर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत जिस कॉन्स्टिट्यूशन को किया, जिस संविधान को किया, उस संविधान को बनने में ब्रिटेन में 1000 वर्ष लगे, ग्रेजुअली इवॉल्व किया। एक समय था कि राजतंत्र पावरफुल था, पार्लियामेंट धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मैं आपको गौरवपूर्ण क्रांति बताया हूं कि गौरवपूर्ण क्रांति में पार्लियामेंट ने किंग को चुना, मतलब किंग को अपने मन मुताबिक किंग को लाया, तो पार्लियामेंट की शक्ति पहले से बढ़ी, परंतु अभी भी मोनार्क पावरफुल था। पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स ज्यादा पावरफुल था, हाउस ऑफ कॉमन्स उससे कमजोर था। अब बात उल्टी हो गई, मोनार्क जो किंग है वो नाम मात्र का हेड रह गया, बस कहता है किंग कभी गलती नहीं करता, क्योंकि उसके पास गलती करने के लिए पावर ही नहीं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी हमारे राज्यसभा से भी कमजोर बन गया। 1932 में एक कानून लाकर हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसकी सारी शक्ति छीन ली। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स वो मंत्रिमंडल का गठित करेगा, उसका नेता जो होता है मंत्रिमंडल, वो प्रधानमंत्री बनता। तो इस समय किंग था, जब अमेरिकी क्रांति जब होनी है, उस समय किंग था जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय किंग है। अब ये जॉर्ज तृतीय किस वंश का है उसको मैं बताता हूँ। वो वंश का नाम है हैनोवर वंश। जॉर्ज तृतीय हैनोवर वंश का शासक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको जॉर्ज के खानदान के बारे में बताता हूँ। देखिए, जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज सेकेंड द्वितीय, ये दोनों हैनोवर वंश का ही शासक था, और हैनोवर जर्मनी में है, तो जर्मनी से आया था। अब इन दोनों शासकों का प्रॉब्लम क्या था? ये दोनों होमसिक थे। होमसिक का मतलब है कि अधिक समय तक ब्रिटेन से बाहर रहना पसंद करते थे, मतलब हैनोवर में रहना पसंद करते थे। ओके, और दूसरा, इन दोनों को अंग्रेजी नहीं आती थी, जर्मन जानते थे। तो इसका फायदा ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने उठाया, और एक तो ये होते नहीं थे, तो इनकी अनुपस्थिति में पार्लियामेंट अपना जो मंत्रिमंडल है, जो पार्लियामेंट से निकली, तो अपना पावर बढ़ाती रही, पार्लियामेंटरी पावर बढ़ाता रहा। दूसरा, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उसे कुछ भी लिख कर यहाँ से कोई भी पिटिशन लिख कर उसे साइन करवा लेता था, तो पावर लूज होता गया। दोनों जॉर्ज के समय मोनार्क की पावर, बहुत सारी पावर मोनार्क की चली गई। अब उसके बाद जो जॉर्ज तृतीय आया, वो जॉर्ज तृतीय पहले, जॉर्ज तृतीय अपने पावर के प्रति बहुत कॉन्शियस था। पहले तो अपने पिता और दादे को उसने मन मुताबिक गालियां दी कि भाई इन निखटुओं के कारण हमारे बहुत सारे पावर चले गए। और फिर जॉर्ज तृतीय की कोशिश ये हुई कि हम अब पावर लूज ना करें, ये जॉर्ज तृतीय का सोचना था। तो जॉर्ज तृतीय पावर लूज ना करें, सिर्फ ही नहीं, जॉर्ज तृतीय ये प्रयास करने लगा कि पीछे जो हमने पावर लूज किया हमारे पूर्वजों ने, उसको हम रिगेन कर ले, दोबारा उस पावर को प्राप्त कर ले। तो जॉर्ज तृतीय क्या करता, जानबूझ के अपने खोए हुए पावर को प्राप्त करने के लिए किसी भी मंत्रिमंडल को 2 वर्ष से ज्यादा टिकने नहीं देता था। और संयोग से जॉर्ज तृतीय का यह पावर गेम चल रहा था, उसी समय अमेरिका का मामला उलझ गया, और उसी में अमेरिकी क्रांति घटित हो गई।
तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर चर्चिल था, चर्चिल। और चर्चिल पार्लियामेंट में खड़ा होकर, क्योंकि इंडिया की आजादी, मैंने इंडिया में आजादी की मांग तेजी से चली थी, 1945 की बात कर रहा हूं, तो वहां पर खड़ा होकर चर्चिल भाषण दे रहा था, आई हैव नॉट बीन द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू प्रिजाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन की अध्यक्षता करने के लिए ब्रिटिश क्राउन का प्रथम मंत्री नहीं बना हूं। मतलब उसने ये हिंट किया कि भाई हम आजादी उपनिवेश को देंगे। उस समय संयोग ऐसा था कि जो भारत सचिव लॉर्ड एमरी था वो भी पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, और भारत का वायसराय, जो तात्कालिक वायसराय वेवेल था, वो वेवेल में वहां बैठा हुआ था। तो लॉर्ड एमरी ने वेवेल के कान में फुसफुसाकर कहा कि यह आदमी भारत की समस्या को उतना ही समझ रहा है जितना जॉर्ज तृतीय अमेरिका की समस्या को समझता था। तो मतलब कुल मिलाकर जो जॉर्ज तृतीय है वो जॉर्ज तृतीय खेल को, मतलब कुल मिलाकर जो जॉर्ज तृतीय है वो जॉर्ज तृतीय खेल को और बिगाड़ दिया। खैर चलिए, अब 1765 ईस्वी में जो सरकार उस समय बनी, मंत्रिमंडल जो गठित हुई, वो मंत्रिमंडल आपको मैटर मिलेगा ग्रेनविले की का मंत्रिमंडल गठित हुआ। ग्रेनविले था, ग्रेनविले प्रधानमंत्री था, और उसी के अंतर्गत ग्रेनविले प्रधानमंत्री था और उसी के अंतर्गत मंत्रिमंडल गठित हुआ ग्रेनविले के अधीन। तो ग्रेनविले के बारे में कहा जाता है कि हमने अमेरिका खो दिया क्योंकि ग्रेनविले ने अमेरिका से आने वाले डाक को पढ़ना शुरू कर दिया। कैसे? तो एक्चुअली अमेरिका में ब्रिटेन का कुछ इन्वेस्टमेंट होता था और अमेरिका से ब्रिटेन की कुछ आमदनी होती थी। ओके, तो ग्रेनविले ने जब अकाउंट मिलाया तो उसके दिमाग चटक गया। उसने देखा कि भाई ब्रिटेन का अमेरिका के उपनिवेश में निवेश ज्यादा है, वहां से आउटकम बहुत कम आ रहा है, ये तो घाटे का सौदा है। तब उसने अमेरिका को बढ़िया से ब्रिटिश हित में इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए उसने बड़ा एक लंबी चौड़ी योजना प्रस्तुत की। इसीलिए क्रिटिक बोलता है कि ग्रेनविले के कारण हमने अमेरिका को खो दिया, क्योंकि अमेरिका से आने वाले अकाउंट को देखना शुरू कर दिया, अमेरिका से आने वाले डाक को पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि पहला उसने देखा कि नौ परिवहन कानून, जिसको जहाज रानी कानून कहते हैं, जिसमें था कि अमेरिकी उपनिवेशों के व्यापार पर नियंत्रण लगाया जाए, वो कागज पर ही था, पेपर पर ही था, उसका वास्तव में अभी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ था। सबसे पहले ग्रेनविले की सरकार ने यही कहा कि हमको उसे ढंग से क्रियान्वयन करना है। तो पहला पॉइंट आप यहां देखोगे, मैं जहां खड़ा हूं वहां पर आपका पॉइंट लिखा हुआ है, और मैटर तो मैं आपको एडवांस में दे देता हूं कि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो, फिर दोबारा जाकर आज पढ़ोगे। नौ परिवहन कानून को कठोरता से, और नौ परिवहन कानून को कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया कि हम इसको लागू करेंगे। दूसरा, उसने तस्करी विरोधी कानून को भी कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया। तो तस्करी विरोधी कानून को कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया तो तस्कर लोग परेशान हो गए। ओके, और अतिरिक्त रकम प्राप्त करने के लिए उसने दो नए टैक्स लगा दिए, स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट। स्टाम्प एक्ट का मतलब है कि अब ब्रिटेन में जो भी समाचार पत्र बिकना है, वो समाचार पत्र पर अब स्टाम्प चिपकेगा, उसका रेवेन्यू ब्रिटेन को जाएगा। और दूसरा शुगर एक्ट का मतलब हुआ शुगर यानी चीनी, रम आदि पर अतिरिक्त कर लगा दिया। ये सब इंटरनल टैक्स था। इंटरनल टैक्स का मतलब जस्ट लाइक एक्साइज ड्यूटी या सेस टैक्स कर सकते हो। देखो, दो तरह का टैक्स होता है। एक होता है कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटी में क्या होता है कि वस्तुएं आपके देश से बाहर जा रही हो या आपके देश से बाहर से आ रही हो, तब जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। लेकिन जो आपके अंदर बिक्री खरीद बिक्री होती है और आपके मार्केट में टैक्स लगता है, वो टैक्स सेस टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है। हम लोग के यहाँ जीएसटी हो गया है। तो उसी तरह का टैक्स था। तो जब ये टैक्स लगाया तो अमेरिकी उपनिवेशों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। आपको यहां से समस्या शुरू हुई और 13 अमेरिकी उपनिवेशों में 9 उपनिवेशों ने न्यूयॉर्क में बैठक की। न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। जानते हो कि उन्होंने नारा दिया, प्रतिनिधियों की बैठक हुई। जानते हो कि उन्होंने नारा दिया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। यहां से देखो संविधानवाद दुनिया में कितना प्रोत्साहन मिला। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब जब तक आप हमें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, आपको टैक्स लगाने का हम पर अधिकार नहीं है। मतलब आपको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, तभी आप हम पर टैक्स लगा सकते हो। देखो, आज भी दुनिया में टैक्स लगाने का अधिकार पार्लियामेंट को होता है। याद करो, जीएसटी में जब तक राज्यसभा को सरकार मैनेज नहीं कर पाई, कांग्रेस सरकार लाख प्रयास करती रही, जीएसटी नहीं लग पाया, क्योंकि राज्यसभा में उसका मेजोरिटी नहीं थी। तो माय फ्रेंड्स, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, आज भी पूरी दुनिया में इस चीज को फॉलो किया जा रहा है कि जनता के प्रतिनिधि को ही कर लगाने का अधिकार है। जब यह नारा अमेरिकी लोगों ने दिया और फिर उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को अमेरिकी उसने तक दिया कि देखिए, अमेरिका का कोई प्रतिनिधि ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं बैठता है, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को हम पर आंतरिक कर लगाने का अधिकार नहीं है, सिर्फ बाह्य कर लगाने का अधिकार है, यानी कस्टम ड्यूटी तो लगाने का अधिकार है, परंतु स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट जैसे टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। यहीं से बवेला शुरू हुआ, यहीं से शुरुआत हुई वहां की। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को फैक्ट्स के रूप में ज्यादा तो नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं दिया, यहाँ पर मैंने ये दिया है कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं नारे का महत्व। ये भी अपने आप में बड़ी नायक चीज है। इस नारे का बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को जरा गौर से देखना। मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ और समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस नारे ने महानगरीय राज्य तथा उपनिवेश दोनों के मौलिक संबंधों पर प्रश्न लगा दिया। दूसरे शब्दों में, क्योंकि ब्रिटिश संसद अमेरिकी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, अतः उसे अमेरिकी बस्तियों पर आंतरिक कर लगाने का अधिकार नहीं था। देखो, इसमें उपनिवेश और मातृदेश के संबंधों को बदल दिया। अब देखो, इससे पहले मातृदेश, जब मातृदेश हुआ जो उपनिवेश बनाता है, तो इससे पहले वाणिज्यवाद की नीति के तहत इस बात पर बल दिया जाता था
जो वाणिज्यवाद की नीति थी, वाणिज्यवाद की नीति के तहत इस बात पर बल दिया जाता था कि उपनिवेश मातृ देश के हित के लिए अर्थ रखता है। परंतु इस पूरी धारणा को इस नारी ने बदल दिया। उसने कहा नहीं, उपनिवेश का अपना निजी व्यक्तित्व है जो मातृ देश से अलग है, और मातृ देश उसके उस निजी व्यक्तित्व में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, और उपनिवेश के अपने हित है। पहले आप पार्लियामेंट में बैठाओ, फिर कर लगाओ। अब एक बात बताओ, अब कोई किसी ने कोई अगर अपना डोमेस्टिक हेल्प के लिए कोई नौकर रखा है और वो चाहता है कि सुबह सुबह अपने बेटे को तैयार करके स्कूल भेजूं, अब नौकर एकदम वीटो लगा देता है कि नहीं, जब तक आप स्कूल यूनिफॉर्म पहना कर हमें भी दूसरे स्कूल में दाखिला नहीं दिलाएंगे तब तक मैं आपको काम में हेल्प नहीं करूंगा। तो अब वो नौकर रह गया या बेटा हो गया। तो वही बात लागू होती है, जब उपनिवेश को भी प्रतिनिधित्व अगर संसद में मिलने लगे तो क्या उपनिवेश रह जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मांग है, ये नारे का साधारण सा मांग तो नहीं है। दूसरा, यह नारा स्वयं ब्रिटिश संसद में प्रचलित विरोध के तरीकों के अनुरूप था। संपूर्ण 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश नेता इसी अधिकार की मांग करते रहे थे, और फिर इसी मुद्दे पर ब्रिटिश पार्लियामेंट और राजतंत्र के बीच एक युद्ध भी हो चुका था। मैं आपको बता चुका हूं, अमेरिकी लोगों ने वैसे नहीं, अमेरिकी लोगों ने ब्रिटिश लोगों से ही सीखा था, ब्रिटिश लोगों से ही सीखा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट और जब अमेरिकी राजतंत्र को स्टुअर्ट वंश के समय मैंने आपको बताया था कि जब दोनों के बीच जब संघर्ष हो रहा था और दोनों के बीच जब विवाद चल रहा था, उस समय यह मांग उठाई थी। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह बात उठाई थी, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, जनता के प्रतिनिधि को कर लगाने का अधिकार है। उस समय अमेरिकी उपनिवेश के लोगों ने भी इस बात को सुन लिया और सुनकर यही मांग ब्रिटेन पर थोप दी कि जनता के प्रतिनिधि को कर लगाने का अधिकार है, तो आप हमको पार्लियामेंट में बैठाइए, फिर कर लगाइए। उन्हीं से सीखा। और अमेरिकी उपनिवेश के द्वारा प्रतिनिधित्व की मांग अपने आप में विशिष्ट थी, क्योंकि यह मांग एक उपनिवेश के द्वारा उस समय की जा रही थी जब यूरोप के अधिकांश क्षेत्र में लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। अब बताइए, ब्रिटेन में तो चलिए पार्लियामेंट काम कर रही थी, क्या फ्रांस में ऐसी पार्लियामेंट काम कर रही थी? नहीं ना। बेल्जियम में काम कर रही थी? नहीं ना। हॉलैंड में? नहीं ना। तो जिस समय यूरोप के लोगों को भी अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, उसमें उपनिवेश के लोग अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसने भविष्य में उपनिवेश विरोधी आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। भारत में भी कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिश के समक्ष यह मांग रखी। मतलब ये इतना ही नहीं, ये जो मांग है प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, ये उपनिवेश विरोधी आंदोलन का प्रतीक बन गया। आगे भारत के नेताओं ने भी कांग्रेस के रिजीम में, जैसे उदारवादी नेतृत्व है, उसकी भी यही मांग थी, प्रतिनिधित्व के बिना कर ले। ये तो तुम्हारा मॉडल आंसर दिया गया है, इसको आप लोग अपने स्तर से पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं पहले कहानी थोड़ी सी बता देता हूं, वैसे तो मेरा टाइम आज समाप्त हो गया है। क्वेश्चन तो आप लोग अपने स्तर से पढ़ लोगे, और आप लोग भी बिल्डिंग तो बहुत कुछ समझते हो, और नहीं भी समझो तो मुझसे आप कम्युनिकेट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी क्लास से कोई भी स्टूडेंट यह समझने की उसकी समस्या हो, क्योंकि आप लोगों को हमको थिंकिंग क्रिएचर बनाना है, सोचने वाला प्राणी बनाना है। और वो तभी होगा जब आप लोग एकदम बिल्कुल ही कोई भी हिचक से मुक्त होकर हमारे साथ संचार स्थापित करोगे, संवाद स्थापित करोगे, अपना प्रॉब्लम बताना। देखिए, प्रॉब्लम होगा ही नहीं, मैं प्रॉब्लम होने ही नहीं दूंगा आपको, पॉजिटिव। पहला तो मैंने ग्रेनविले कहा, अब देखिए दिलचस्प बात उसमें क्या होगी। हालांकि वो घटना मैंने दिया नहीं, क्योंकि अपना फैक्ट बनाने का फायदा क्या, मैं कहानी बता देता हूँ। कहानी अब मोर इंपॉर्टेंट होने लगी। ग्रेनविले की सरकार 1765 नहीं 1767 में वो गिर गई। तो 1767 में उसकी सरकार गिर गई, तो 1767 में एक नई सरकार स्थापित हुई, तो रॉकिंगहम उसका प्राइम मिनिस्टर हुआ। किसी भी सरकार को जॉर्ज तृतीय अधिक समय तक नहीं टिकने देता था, तो रॉकिंगहम अब प्राइम मिनिस्टर हुआ, और वो दूसरी सरकार आई। तो रॉकिंगहम की सरकार थी, उसने क्या किया, सारे कानूनों का जो भी ग्रेनविले स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट था, जो ग्रेनविले सबको रद्द कर दिया। उसने कोई कर नहीं लगाया, लेकिन उसने एक घोषणा की, उसको कहते हैं डिक्लेरेशन। उसने घोषणा यह कर दी, वैसे तो मैं कर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ब्रिटिश सरकार को अमेरिकी उपनिवेश पर कर लगाने का अधिकार है। तो सिद्धांत की बात उसने की, कर को लगाया नहीं। फिर भी अमेरिकी लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, नहीं कर लगाने का अधिकार नहीं है। चलिए, उसके समय कोई खास झगड़ा नहीं हुआ। 1769 में उसकी भी सरकार गिर गई, क्योंकि जॉर्ज तृतीय किसी भी सरकार को अधिक समय तक तो रहने नहीं देता। अब आ गई पिट की सरकार। पिट प्रधानमंत्री नाम है, पिट को ऐसे पिट की सरकार है, पिट की सरकार आ गई, और उसमें जो वित्त मंत्री था, वो वित्त मंत्री कौन था, टाउनसेंड था। टाउनसेंड को उसने वित्त मंत्री बनाया था, नाम हमें अगर नहीं जोड़ते। टाउनसेंड ने 5 वस्तुओं पर आंतरिक कर नहीं लगाया, बाह्य कर लगाया। जैसे उसने रंग पर कर लगाया, धातु मुद्रा पर कर लगाया, तंबाकू पर कर लगाया, चाय पर कर लगाया, एक किसी और भी आइटम पर लगाया था। 5 वस्तुओं पर उसने कर लगाए। अब अमेरिकी लोगों ने उस पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अब देखो कैसे अमेरिकी क्रांति होगी, कैसे संघर्ष होगा, अमेरिका कैसे आजाद होगा, फिर कैसे अमेरिका का संविधान बनेगा। तो कल आप लोग अमेरिकी संविधान तक पढ़ के आ जाना, शीर्ष में देख लूंगा। आप अमेरिकी संविधान तक, संविधान निर्माण की चुनौती, यहां तक आप पढ़ लेना। गृहयुद्ध से पहले तक कल आप पढ़ लेना, फिर गृहयुद्ध का देख लेंगे। ओके, तो कर लेते हैं, आज यही रुकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।